अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल। एक लाइन में पहले आपको अपडेट दूंगा मैं कि आज कौमी असम्बली में आपको पता ही है, अभी आप कार्रवाई देख रहे थे, अदालती कार्रवाई कवायद और ज़वाबित का बिल मंजूर हो गया है। सो इस बारे में तफसील हम आगे चलकर शामिल करेंगे। साथ ही जो पंजाब में इलेक्शन में इल्तिवा का मामला है उस केस की समाअत भी कल तक मुलतवी हो गई है। आज क्या कार्रवाई हुई है वो भी आपको बता देंगे, लेकिन अब ऑब्वियसली वी हैव टू ब्रिंग यू अप टू स्पीड, क्योंकि सुबह से बहुत कुछ हो रहा है और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में आज तीसरे रोज भी समाअत हुई है, जो कि अब कल तक के लिए मुलतवी हो गई है। लेकिन फिलहाल हमारे पास ताज़ा तरीन ये है कि कौमी असम्बली में अदालती कार्रवाई कवायद और ज़वाबित का बिल मंजूर हो गया है। अब आगे ये प्रोसेस पड़ेगा। तवील बहस हुई, काफ़ी लोगों ने इजहार ख्याल किया। वफाकी वज़ीर कानून भी थे, मोहसिन लगारी साहब थे, मोहसिन दावड़ थे, बिलावल भुट्टो थे, सब ने अपने ख्यालात का इजहार किया और अल्टीमेटली ये बिल कौमी असम्बली में मंजूर हो गया है। उधर जो पंजाब में इंतखाबात के अल्तवा का मामला है उसकी आज तीसरे रोज समाअत हुई है, जैसा कि आप हमें बता रही थी। अब कब होगी? कल होगी। अब होगी कल। अच्छा, उसके अलावा बहुत कुछ हुआ आज पार्लियामेंट में तो, और एक्चुअली अभी भी एज वी स्पीक बहुत कुछ हो रहा है। कौमी असम्बली ने, ये आपको बता दें, चीफ जस्टिस का सो मोटो इख्तियार जो है वो कम करने और बेंच की तश्कील के तरीक़ेकार से मुतालिक नया एक्ट की तहरीक मंजूर कर ली है। और वज़ीर कानून आज़म तारड़ ने मौजूदा जजेस के रवैये पर सवालात उठाए। कौम को ये एतमाद था कि फैसला फुल कोर्ट में किया जाएगा, फैसला लार्जर बेंच में किया जाएगा, लेकिन ये रवैयों का मसला है कि हर दफ़ा क्या वजह है कि पूरे सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को ही बार बार बिठा के फैसले जारी किए गए और उसका नतीजा ये निकला कि आज उस ऐवान में बहस हो रही है, आज उस मुअज़्ज़ज़ अदालत में बहस हो रही है विद इन द बेंच कि फैसला 4-3 से रिजेक्शन का है या फैसला 3-2 से एक्सेप्टेंस का है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इजहार ख्याल किया और उन्होंने भी मरीम नवाज का मुतालबा दोहराया। बिलावल का कहना था कि पीटीआई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के दौरान पीटीआई रहनुमाओं ने आइन तोड़ा, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा जमहूरी अदम एतमाद के जवाब में जो स्पीकर था उस वक्त था, जो वजीर आजम था उस वक्त था, जो इस वक्त तक सदर पाकिस्तान है, उन्होंने आइन करवाया। उसका जवाब में हमने क्या किया? वजीर आजम साहब आपने क्या किया? 1 साल हम हुकूमत में रहे हैं, आइन तोड़ने वाले हमारा ऑपोजिशन है और हम हाथ पे हाथ बैठे हैं कि ये तो सियासी विक्टिमाइजेशन हो जाएगा। वजीर आजम साहब, अगर आइन तोड़ा गया तो आपको केस फाइल करना चाहिए, अगर तो कानून तोड़वाया गया तो केस फाइल करो। अच्छा, उधर आपको ये भी बता दें कि इलेक्शन इल्तवा केस की समाअत के दौरान आज भी उसी बहस पर बात पर बहस एक्चुअली होती रही कि सुप्रीम कोर्ट का जो पहले वाला फैसला 3-4 का था या फिर 3-2 का। इस पे हम बहस का लफ्ज, अब वैसे तो आप बाहर तो जरूर बहस होती रही इस बारे में, लेकिन जजेस ने भी, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने भी इजहार ख्याल किया और उनके इजहार ख्याल के बावजूद कोई क्लैरिटी नहीं आई, क्योंकि जस्टिस जमाल ने तो कह दिया कि वो 4-3 का है, इसलिए जज साहब वो सदर साहब ने कैसे तारीख दे दी, लेकिन बाज़ आ रहा ये भी सामने आई कि भाई वो नहीं 2-3 का ही है। सो जस्टिस सबसे पहले जस्टिस जमाल बंदोखेल ने गुज़श्ता रोज़ के अपने रिमार्क्स जो सब जगह कल भी रिपोर्ट हो रहे थे, आज भी अखबारात में छपे हैं, उसकी वजाहत की और कहा कि वो अपने तफसीली ऑर्डर पर कायम है। 4 जजेस का फैसला ही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामले वाली बात किसी और कॉन्टेक्स्ट में थी। एक्चुअली एक हमारे कोर्ट रिपोर्टर साथी हैं, उन्होंने कॉन्टेक्स्ट में बताया, उन्होंने कहा बेंचेस की तश्कील का जो मामला है वो उन्होंने कहा था कि वो हमारा अंदरूनी मामला है, लेकिन ये जो 4-3 वाला मामला है यही उन्होंने कहा कि क्लियर किया, ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। हुकूमती इत्तेहाद के वकील फारूक नाइक ने भी जोर दिया कि पहले फैसला हो जाए कि 1 मार्च का फैसला 4-3 था या 3-2 था, इसके लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। अदालत पहुंचने वाले सियासी रहनुमाओं ने भी फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा दोहराया। इसलिए इसके ऊपर अबहाम जो है वो दूर होना चाहिए और ये अबहाम जो है वो लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बेंच जो है वही दूर कर सकता है। इसे अब भी जो है वो अगर फुल कोर्ट की तरफ ले जाया जाए तो ये मामला जो है वो ज़्यादा खुश उसलूबी से हल हो सकता है। हम समझते हैं कि समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए,
एक दो जजेस से न मुल्क का मसला हल होगा, न हम समझते हैं कि हमारा मसला हल होगा, न हमें इत्मीनान होगा। हमारी इस्तदा सुन लें, एक फुल कोर्ट बेंच बना लें। हमारा नज़रिया इस वक्त हक का है। जो पार्लियामान कह रहा है कि हम इस वक्त अपना हक मांग रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त अदालत में अपना हक मांग रही हैं। अच्छा जी, पॉलिटिकल लीडर्स की आपने राय सुन ली। साथ ही आपको बताएं कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि 1 मार्च के फैसले में कहीं दर्ज नहीं कि फैसला 4-3 का है। इख्तलाफ राय जज का हक है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वो होता है जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट हो। इस सारे मामले में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने शदीद तशवीश का इजहार किया और कहा कि अक्टूबर में भी उन्हें इलेक्शंस होते दिखाई नहीं देते। जजेस जो हैं वो आपस में इश्तराक पैदा करें। बेइंतहा ज़रूरी बात कह रहा हूँ आपसे, आपस में इश्तराक पैदा करें। उनके इंटरनल जो कैफियत मंजर आम पर आती हैं तो उनके फ़ैसलों के ऊपर फिर वो कंसेंसस नज़र नहीं आता। जब कंसेंसस नज़र नहीं आता तो अवाम उससे उन्हीं फैसलों पर लड़ती है। फिर आइन इज़ अंडर थ्रेट। बल्कि जब इमरान खान साहब प्रोविंशियल असेंबली डिज़ोल्व नहीं की थी उन्होंने, तब से मैंने इमरान खान साहब से भी कहा, पब्लिकली कहा, 4-5 महीने पहले की बात है, मैंने उनसे कहा कि यार मुझे तो ये लगने लगा है कि अक्टूबर के इलेक्शंस भी अंडर थ्रेट हैं। मैं समझता हूँ कि अब भी पाकिस्तान के अंदर ख़तरात मंडला रहे हैं। मार्शल लॉ का ख़तरा मौजूद है। बस अनडेमोक्रेटिक, जब जमहूरियती फोर्सेस आपस में लड़ें तो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस का रोल बढ़ जाता है। अच्छा, ये जो आपने क्लिप देखा है ना सदर मुमलिकत, ये तफसीली इंटरव्यू है। ये तफसीली इंटरव्यू होगा आज रात को 8 बजे, आप देख सकते हैं हामिद मीर साहब ने किया है। सो दिस विल बी टेलीकास्ट at 8 in the evening on Geo News। इसके अलावा अच्छा जी, इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे। अभी आपको बताते हैं कि समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने ऑल्दो वाज़ेह तौर पर रिमार्क्स दिए कि 20 साल से मुल्क में दहशतगर्दी का मसला है। 90 की दिहाई में 3 बार इलेक्शन हुए हैं। 90 की दिहाई में दहशतगर्दी और फरकवारियत उरूज पर थी। चीफ जस्टिस ने कल भी कहा था कि वो इस मामले को जल्द निपटाना चाहते थे। हुकूमती जमातें फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर रही हैं, लेकिन बज़ाहिर अदालत का मूड इस तरफ दिखाई नहीं देता है। अदालत का मूड प्रिसाइसली चीफ जस्टिस साहब का मूड गालिबन नहीं है फुल कोर्ट बनाने से मुताल्लिक। अब आगे क्या होगा इस बारे में हम जान लेते हैं। कल तो कार्रवाई होगी, लेकिन आज की कार्रवाई के अहम पॉइंट्स क्या थे? हमारी साथी हैं मरियम नवाज हमारे साथ मौजूद। जी मरियम, क्या हाल है आपका? अच्छा मरियम, बहुत ही बिजी दिन आजकल गुजर रहे हैं। इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। आज बार बार अदालत का 1 मार्च का फैसला जेर बहस आता रहा कि फैसला 4-3 का था या 3-2 का। तो चीफ जस्टिस ने ऑब्वियसली हुकूमती वकील को ये भी कहा कि अदालत का माहौल जो है खराब ना करें। बहुत सी बातें हुई, ये आपसे हम डिटेल्स आपको क्या समझ आई कि 4-3 का था या 2-3 का? 4-3 का था या 3-2 का था? 3-2 का। जी अब्दुल्ला हुमा, आज पूरा दिन जो है वो यही, क्योंकि जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने शुरू में ही कहा कि गुज़िश्ता रोज़ जो उनके रिमार्क्स थे उसके बाद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुई और वो उस पर वजाहत करना चाहते हैं। तो उन्होंने ये कहा अपनी तरफ से वजाहत करते हुए कि जो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कहा था वो जो ऑर्डर का, यानी जो 2 जजेस का ऑर्डर है उसमें जो इंतज़ामी पार्ट था, यानी कि सुमोटो लेना चाहिए था या नहीं, उस पर जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जजेस की मीटिंग बुलाई जाए और ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल प्रॉब्लम है। लेकिन जो मामला था, यानी असखुद नोटिस को जो है वो खारिज करने का और ये कहने का कि ये हाई कोर्ट्स के पास ज़ेर इल्तवा मामला है, सुप्रीम कोर्ट को इस पर असखुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि वो लफ्ज़ बा लफ्ज़ उस ऑर्डर के साथ खड़े और इस पर जो है वो उसके मुतालिक उन्होंने ये कहा कि जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है वो ऑर्डर होता है जिस पे जजेस के साइन होते हैं और अब तक कोई ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है वो जारी नहीं हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि जो 5 जजेस का जो ऑर्डर है, यानी जो 3-2 के तनासब से ऑर्डर था, वो उसका कोई ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अभी तक जारी नहीं हुआ। तो इलेक्शन कमीशन जो यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ यहाँ पे इमरान खान की दरख्वास्त है वो मौसर कैसे हो सकती है। इसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब इरफान कादिर आज अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से दलाइल देना चाहते हैं, तो जजेस की जानिब से हमने देखा कि वो बड़े रिलक्टेंट नज़र आए। और उसके बाद ये भी हुआ कि इरफान कादिर ने जो है वो उनसे पूछा जजेस से कि वो सिर्फ उनको इस नुक्ते पर बता दें कि क्या वो इरफान कादिर से
दबावना चाहते हैं या नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वकला हैं वो हामिद अली शाह और उसके अलावा जो है वो सजीद सवाती पेश हुए थे, तो आज आपको जो है वो नहीं सुना जा सकता और आप जो अदालती डेकोरम है उसको ख़राब ना करें। इस पर अच्छा मरियम, ये बताइएगा, जब जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने ये तमाम बातें की और बड़ी तफसील से उन्होंने इस बात पे इजहार ख्याल किया, फारूक एच नाइक ने भी कहा कि भाई क्या है, यकम मार्च वाले फैसले को डिफाइन कर लें, तो उनके बात करने के बाद बेंच में मौजूद किसी और जज ने इसी नुक्ते पर कोई कमेंट दिया या चीफ जस्टिस साहब ने कोई कमेंट दिया कि नहीं ये तो 3-2 का ही है, ये 4-3 का नहीं है? किसी और जज की तरफ से इस पॉइंट पर कुछ कहा गया? जी, जस्टिस मुनीब अख्तर ने आगे से ये बात कही थी इस तमाम बहस के बाद कि जो फैसला है 1 मार्च का वो 3-2 का फैसला है और उस पर अमल दरामद भी हो चुका है और उन्होंने ये कहा कि जजेस को जो है वो अपनी राय देने का जो है वो इख्तियार होता है और अक़लियती राय की अहमियत जो है वो कोई नहीं होती, लेकिन जजेस अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। ये जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो है वो इस तमाम बहस के बाद बड़े वाज़ेह तौर पर कहा और उन्होंने कहा कि वही ऑर्डर जो है वो 1 मार्च का था जिस पर अमल दरामद भी किया इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन के वकील से जब जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि आपने कैसे ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी होने से पहले उस पर अमल दरामद कर लिया, तो उसमें जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि शायद हम जो है वो हमसे समझने में गलती हो गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 3-2 वाले ऑर्डर को जो है वो कंसिडर करके सदर से मुशावरत की और उसके बाद जो है वो सदर मुमलिकत ने तारीख दी और उसके बाद इंतखाबी शेड्यूल भी जो है वो सामने आया था, लेकिन फिर हालात की खराबी के बायस जो है वो इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख दी। फिर इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल बाकायदा शुरू हुए और उन्होंने जो है वो हुकूमत की जानिब से पैसे ना होने और दीगर जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं उन पर दलाइल दिए। मरियम, बहुत शुक्रिया फॉर कीपिंग अस अपडेटेड। स्टिल रिमेन्स, क्योंकि जस्टिस जमाल ने कहा कि भाई ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तो जारी नहीं हुआ और ये तो 4-3 का फैसला है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने उस पर भी ये कह दिया कि नहीं ये तो 3-2 का फैसला है। So who is going to decide? Probably Chief Justice is going to decide. Who is going to decide and when? Decide कोई करके हमें जरूर बता दें, क्योंकि we ask this question absolutely to everybody for the past 2-3 days. साबिक अटॉर्नी जनरल माहिर कानून शाह खावर साहब हमारे साथ हैं, उनसे ये सवाल नहीं वैसे करेंगे और बड़ी बातें हैं जो कौमी असेंबली में तरमीम जो बिल मंजूर किया गया उस पर बात करेंगे, जो बात हुई है आज उस पर बात करेंगे। शाह खावर साहब, पार्लियामेंट में अदालती इस्लाहात का बिल जो है वो आया, चीफ जस्टिस के सो मोटो इख्तियारात कम करने, रूल्स में तब्दीली की तजवीज़ दी गई, जो तजावीज़ दी गई हैं आपकी उन पर क्या राय है? पहले तो हम ये बात कर लें। देखिए, वे तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो सुओ मोटो का जो इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसमें तो बहुत सारा जो है वो डिस्कशन होती रही है, वकला की तंजीमें भी करती रही हैं, पॉलिटिशियंस भी करते रहे हैं और ये आवाज़ें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी आई, जैसे कि 2 रोज़ पहले 1-2 जजेस का जो है वो नोट आया है, उन्होंने डिसीजन दिया। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि उसको स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि ये जो आर्टिकल 184(3) का जो इख्तियार है ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है जो आइन ने दी हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। वो ये कहता है कि अगर कोई मफाद आमा का कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ हो जिसका ताल्लुक लोगों के बुनियादी हकूक़ से हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है अस खुद भी नोटिस ले सकती है, किसी की दरख्वास्त पे भी जो है उस पर ऑर्डर पास कर सकती है। तो हमने देखा है कि माजी में या तो इसको बड़ा बेदरेग इस्तेमाल किया जाता रहा, जहाँ पे छोटे छोटे मैटर्स को भी जो है वो सुओ मोटो लिया जाता रहा। कभी कभी ऐसे भी था कि ऐसे चीफ जस्टिस साहिबान भी थे कि वो इतने इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर भी जो है वो ये ज्यूरिस्डिक्शन अस्यूम नहीं करते थे। तो इसको स्ट्रक्चर ज़रूर होना चाहिए, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि 2 दिन पहले परसों जो है 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का जो है वो एक तफसीली फ़ैसला जारी हुआ। उसके फ़ौरन बाद कल फिर पार्लियामेंट का इजलास भी हुआ और उसमें वज़ीर आज़म ने खिताब भी किया और फिर अफ्तारी के दौरान ही कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें ये जिस बिल की बात कर रहे हैं उसकी अप्रूवल दी गई। अब उसको जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया जा रहा है। तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन इस पर इतनी उजलत से काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो मामलात हैं उनको सुप्रीम कोर्ट रूल्स डील करते हैं आर्टिकल 191 के तहत। तो इसको मैं समझता हूँ कि बड़े सोच समझ के और उजलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसकी ज़रूरत ज़रूर मौजूद है। उजलत में नहीं ये फैसले होने चाहिए। अब ये बताइएगा, इसी दौरान शाह साहब एक करारदाद भी मंजूर की गई है। ऐवान ने बताया कि 1 मार्च वाले मुनक़सिम फैसले में वो किन जजेस के साथ हैं। आपको नहीं लगता इससे तासुर जाता है अदलिया और पार्लियामान के टकराव का? ज़रूरत थी पार्लियामेंट को ऐसा करने की?
देखिए, बात यह है कि आइन में तो जो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर जो मेंबरान हैं उनको तो एक इस्तिस्ना हासिल है कि वो वहाँ पे कोई भी डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन एक वहाँ पे पाबंदी ज़रूर है कि वो जजेस जो है सुपीरियर कोर्ट के, उनकी जो फ़राइज़ हैं उनके बारे में कोई उनके कंडक्ट के बारे में डिस्कशन नहीं हो सकती। इस पे तो बिल्कुल पाबंदी है। तो अब ये देखना है कि वो ऐसी करारदाद जो है वो उस ज़ुमरे में आती है या नहीं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है, जो परसों दो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान का जो नोट आया है 30 मार्च के फैसले के हवाले से, इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से, उनके मुताबिक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है वो 4 जजेस का है। 2 वो जजेस जो पहले फैसला दे चुके थे, फिर ये 2 जजेस जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल। तो उसके बाद एक कन्फ्यूजन पैदा हो गया है, जो कन्फ्यूजन दूर होना बहुत ज़रूरी है और उस कन्फ्यूजन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही जो है वो दूर कर सकती है कि फुल कोर्ट तश्कील दे दें, वो तमाम चीज़ों को अहाता कर लें ताकि लोगों के दरमियान जो एक अदम एतमाद की फ़िज़ा जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में या शकूक व शुबात पैदा हो रहे हैं वो उसी सूरत में दूर हो सकते हैं कि इस पर एक लार्जर नहीं बल्कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए जिसमें ये तमाम नुकात और क्वेश्चन ऑफ लॉ रखे जाएँ और वो जो कलेक्टिव डिसीजन दें वो सब के लिए काबिल कबूल होगा। अच्छा, आप भी ये बात कर रहे हैं, बल्कि आप ये पहले भी बात कर चुके हैं, दीगर माहिरीन कानून भी, कि जो इलेक्शन वाला केस है इस वक्त चल रहा है, इसमें फुल कोर्ट बनेगा तो ही बहुत से तनाज़ात जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। तो अब भी आप समझते हैं कि फुल कोर्ट इज़ द ओनली ऑप्शन एंड द ओनली आंसर? जी बिल्कुल होगा। देखें, क्योंकि बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के ऊपर जो है बहुत सारे स्टेक होल्डर्स एतराज़ करते रहे और जब भी इस तरह का सियासी नोयत के जो आइनी मामलात होते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट को मैं समझता हूँ कि इज्तनाब करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी जहाँ पे ना हो वहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए और अगर इंटरफेरेंस अगर आपने करनी भी है तो फिर उसकी ट्रांसपेरेंसी को और उसकी इंडिपेंडेंस को मलहूज़ खातिर रखते हुए मुनासिब ये है कि उस पर फुल कोर्ट तश्कील दे दें। फुल कोर्ट जो फैसला करे, चाहे वो मुनक़सिम फैसला हो, चाहे वो मेजॉरिटी का फैसला हो और कुछ लोग उससे इख्तलाफ करें या कुछ लोग अपने आप को उससे अलग कर लें जज साहिबान, वो अलग बात है, लेकिन उसकी फुल कोर्ट तश्कील होना ज़रूरी है। वो जो भी फैसला करेंगे, आइन और कानून की जो इंटरप्रिटेशन करेंगे, उस पर किसी को एतराज़ नहीं होगा और उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाह खबर साहब। In this that is the one which crisis. is not being considered at all, at least at this point in time. At this point तो बिल्कुल नहीं हो रहा और सारे यही कह रहे हैं कि भाई ये कर लो। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। तो एक इंटरेस्टिंग थ्योरी आई है, साइंसदान आपको पता है ना कुछ करते रहते हैं। ब्रेक के बाद बताते हैं। अच्छा, मोहसिन दावर साहब आपको पता ही है कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे और वो उन्होंने एक तरमीम तजवीज़ की और उस मुजव्वज़ा तरमीम पर फिर बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। वो तरमीम क्या है और उससे किस किस को फ़ायदा हो सकता है, वो मंजूर भी हो गई है। बिल्कुल, कौमी असम्बली में अहम कानून साजी आपको पता ही हो गई है और अस्कुत नोटिस पर फैसलों के खिलाफ अपील का हक अब नवाज शरीफ को भी हासिल हो गया। यानी तरमीम ये थी कि अब तक जितने भी सो मोटो लिए गए हैं उन तमाम को यह हक दिया जाए कि इस कानून के पास होने के 30 दिन के अंदर अंदर अगर वो नजरसानी की अपील दायर करना चाहते हैं तो करें। मतलब साथ ये भी बता देना कि ये एक वन टाइम प्रोविजन होगी। ये वन टाइम प्रोविजन है, 30 days, which is only legit for 30 days after this bill वकार is सत्ती passed. हमारे साथ हैं। वकार, अगर आप मजीद जरा एक्सप्लेन कर सके ये जो तरमीम मंजूर की गई है। जी, इसमें ये हुआ है कि जो ये अदालती इस्लाहात के हवाले से पहले 6 तरमीम थी जो कल से चल रही थी, फिर आज कमेटी ने उसको अप्रूव किया और अब जब मंजूरी के लिए कौमी असम्बली का इजलास में ये आया तो यहाँ पर मोहसिन दावड़ जो हैं रुकन कौमी असम्बली, उनकी ये तरमीम थी कि इससे पहले हमेशा से ये हुआ है कि जितने भी सुमोटो केस हुए हैं उनको राइट ऑफ अपील तो है ही नहीं किसी को। तो यहाँ पे पहले हुकूमती जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसने हिचकिचाहट का मुजाहरा किया, उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब ने भी पहले उसको अपोज किया, बाद में फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ बिलावल भुट्टो साहब की वो मुशावरत हुई और उसके बाद इन्होंने उसको वो अपोज वो नहीं किया। और अब जो ये तरमीम ये वाली मंजूर हो गई है, इसमें यह कहा गया है कि अब तक पाकिस्तान की तारीख में जितने भी सो मोटो केस हुए हैं
उनके तमाम जो मुतासरीन हैं वो विद इन 30 डेज, यानी कि जिस वक्त ये कानून बनेगा उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर उनको अपील का जो है वो हक मिल गया। और ये एक दफा की ही प्रोविजन है ये, यानी कि तकरीबन कुछ 400 से ज्यादा केसेस हैं अभी तक जो अजखुद नोटिस के तहत, जो सुमोटो केस के तहत दिए गए, उन सबको राइट ऑफ अपील मिल गया है। अब इसमें जब अभी इब्तदाई तौर पर जो हमने देखा है तो सबसे बड़े जो बेनिफिशियरी हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, क्योंकि पनामा केस जो था उसके ऊपर भी वो भी मुतासरा है। यूसुफ रजा गिलानी साबिक वज़ीर आज़म, वो भी, उनको भी अजखुद नोटिस के तहत वो किया गया था, जबकि जहांगीर तरीन जो है वो भी इसमें है। निहाल हाशमी मुस्लिम नून के जो वो सेनेटर हैं, तलाल चौधरी है, और इस तरीके से एक लंबी लाइन है। आपको याद होगा कि साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस थे तो एक टेस्ला टावर जो वो कराची का था, बहुत बड़ी खबर बनी थी कि गैर कानूनी वो तामीरात थी, वो भी अजखुद वो नोटिस था। और इस तरीके से तकरीबन ये बताया जा रहा है कि कुछ 400 के करीब ऐसे वो केसेस हैं, अजखुद नोटिस हैं, जिनको अब वो राइट ऑफ अपील मिल गया है। और अब इसका तरीकाकार ये है, अभी हालिया दिनों में आपने मुताद्दिद नाम गिनवा दिए, काफी ज्यादा मुतासिर। तरीकेकार बताइए। हाँ, तरीकाकार भी बता दीजिए जी, 1 मिनट। और वकार, ये जो 30 दिन की डेडलाइन है ये कब शुरू होगी, ये हमें एक्सप्लेन कर दें कि अभी तो ये कौमी असम्बली से पास हो गया, आगे सेनेट की बारी है, वहाँ क्या चांसेस हैं? देखिए अब्दुल्ला, कल सेनेट का इजलास सुबह बुलाया गया है, थर्सडे जुमेरात को, और वहां से भी ये पास हो जाएगा। और चूंकि तमाम जो जमातें मौजूद हैं सिवाय तहरीक इंसाफ के, उस ये वो कानून इंसाफ की कायमा कमेटी में उन्होंने इसकी अप्रूवल दी थी। अब सेनेट में जब ये जाएगा तो वहां से भी ये मंजूरी के बाद फिर सदर पाकिस्तान के पास ये दस्तखत करने के लिए जाएगा, और जैसे ही वो दस्तखत हो जाएंगे ये कानून बन जाएगा, और उसके बाद वो 30 दिन की जो डेडलाइन है वो शुरू हो जाएगी। सेनेट में इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है उसका नंबर इतना कंफर्टेबल है कि कोई अपोजिशन का सामना नहीं होगा सेनेट में इस बिल की मंजूरी में? देखिए वहाँ पे लामाला अपोजिशन तो है, और जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है उनकी अक्सरियत भी है, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स हैं वो काफी एक्टिव भी हैं, वहाँ पे ज़ाहिर है बहस कर सकते हैं, अपनी तरमीम दे सकते हैं, और इसको थोड़ा सा वो लंबा जो प्रोलॉन्ग वो कर सकते हैं। लेकिन कितों को ये की जा रही है कि ये सेनेट से भी पास हो जाएगा, और उसके बाद इसके ऊपर वो साइन भी हो जाएंगे और ये कानून बन जाएगा। चलें, होपफुली लेट्स सी कि सदर साहब भी साइन करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फिर कानून बन ही जाता है एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद। लेकिन यस, ये सेनेट से पास होने के बाद सदर साहब के पास जाएगा। अच्छा चले, अभी ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन एक और बात हम करना चाहते हैं जिस पे भी मेरा ख्याल है कि कोई डिबेट होनी चाहिए पार्लियामेंट में, बट आफ्टर दिस हम शुरू से करना चाह रहे हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा। टाइम ही नहीं मिल रहा। जी, फवाद चौधरी से राना तनवीर तक सियासी रहनुमाओं की जुबान खराब से खराब तर हो रही है। लीडर ऐसा करेंगे तो कारकुन भी ज़ाहिर है उससे ज़्यादा करेंगे, और कारकुनों की सर्टनली फिर पकड़ दकड़ भी होगी। मरियम औरंगजेब से मुताल्लिक फवाद चौधरी साहब ने जो ट्वीट किया, जो ज़बान इस्तेमाल की, इसकी सबने मजम्मत की। चौधरी साहब की जानिब से अब तक ना वजाहत आई, ना ही किसी मजम्मत का इजहार, नारामत का इजहार किया गया। लेकिन मरियम की अपनी जमात के राना तनवीर अहमद खान, वफाकी वज़ीर बराए तालीम, ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर जो कुछ इमरान खान से मुताल्लिक कहा वो भी हद ही कर दी। आयरनी, मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, सुने। क्या हमारी बेटी मरियम नवाज होटल में अकेली नहीं थी? वो तो होटल था जहां तुमने दरवाजा तोड़ा। तेरी बीवी उस्मान से उतरी हुई है। हाल है, तुमसे बड़े खानदान है ये, तुम तो एक करप्ट एक्सीडेंट के बेटे हो। मुझे याद है कि एक शादी थी तो इसका वालिद बैठा हुआ था, तो ये भी उस शादी पे गया इमरान खान, तो वो साथ जो बैठे हुए थे इसके वालिद साहब के साथ, वो इकरामुल्लाह नियाजी साहब के पास, तो उसने कहा कि ये बेटा आपका आ रहा है, कहता जी हाँ। ये उनके लफ्ज थे, ये उसके बाप के अपने दोस्तों के साथ लफ्ज थे। ट्रेजेडी ये कि इस पे तालियां बजाने वाले, इस पे ठट्टे मारने वाले और इस पे डेस्क पीटने वाले भी मौजूद हैं। पार्लियामेंट में ऐसे अल्फाज अदा किए गए, हमने तो जरा बीप आउट कर दिए, जिन्हें हम नशर नहीं कर सकते। और सीनियर सियासतदान आप देख ही रहे थे पीछे बैठे हुए हैं, इस पर तालियां पीटते रहे। सियासी रहनुमाओं का ये हाल होगा तो उनके फॉलोअर्स को भी ऑब्वियसली शय मिलेगी। और हफ्ते के रोज मीनार पाकिस्तान जलसे में तहरीक इंसाफ का एक कारकुन ऐसे पोस्टर उठा लाया जिसमें इंतहाई गलीज रिमार्क्स थे, और जब उस पर दबाव आया और गिरफ्तारी के लिए लोग जो है वो पहुंचे तो जमान पार्क पना ले जाने लगा कि मैं वहाँ जाके छुप जाऊंगा, लेकिन उसको माफ़ी मांगनी पड़ी क्योंकि ऐसी बातें की थी कि जिनकी एक्चुअली वो तो इंतहाई थी, इंतहा।
अल्फाज का दिलचस्प चुनाव और बात ये प्रोसेस ठीक नहीं था, मतलब ये बात ये है, दिलचस्प इंटरेस्टिंग बात ये है कि पार्लियामान में बैठे लोग हों या कारकुनान के हिसार में महफूज रहनुमा, ये जो कुछ भी कह रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केस बने भी तो फटाफट ज़मानतें मिल जाती हैं, नेशनल लेवल के कारकुनों को सर्टनली कोई पूछता नहीं है। इन 70-75 साल के लीडरों से क्या तवक्को रखनी, जो नौजवान कारकुनों को ही कह सकते हैं कि भाई ऊपर वालों जैसी सहूलत आपको नहीं मिलेगी, इसलिए आप मुझे मार वाली कंडीशन ही होगी ना फिर इनके लिए तो। अच्छा, we have to take a break. Write into us, tweet us what you think about it. Welcome back. Okay, one would expect कि रमज़ान में चीज़ें ज़रा इजी हो जाएंगी, ज़रा लोग ब्रेक लगा लेंगे, लेकिन माशाल्लाह हमारे सियासतदान डबल स्पीड पे पता नहीं किस चीज़ की दौड़ में लगे हुए हैं। लेकिन आज बाय द वे कसूर में एक अवामी इज्तिमा है, एनर्जेटिक सहरी या इफ्तारी करते होंगे ना, उनको रोज़ा नहीं लगता होगा, लेकिन यहाँ तो देख के ऐसा लग रहा है कि अभी जो मनाजिर हम दिखाएंगे आपको, अवामी इज्तिमा कसूर में तैयारियां इसकी पूरी हैं, यहाँ भी लोगों को रोज़ा PMLN का जी जलसा है कसूर में। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट उस्मान भट्टी वहीं हैं और हमें बता रहे हैं कि क्या तैयारियां। उस्मान, क्या हो रहा है, कौन कौन आ रहा है और कौन मरियम नवाज खिताब कर रही हैं आज? वही आज पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन की रहनुमा और जो पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन की चीफ ऑर्गेनाइजर है मरियम नवाज शरीफ, आज उनका कसूर में अवामी इज्तिमा से खिताब है। अभी कुछ देर बाद वो कसूर खुडियाँ का जो इलाका है और यहाँ पहुँच जाएंगी। इससे पहले भी मरियम नवाज शरीफ जो पंजाब के डिफरेंट डिवीजन हैं वहाँ पर जो पब्लिक इज्तिमा थे वहाँ पर खिताब कर चुकी हैं और आज जो है उनका कसूर में जलसा आम से खिताब है। अभी यहाँ पर अब काफी ज्यादा अवाम का जमे गफीर है, अवाम जो है यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई है, काफी लोग हद तक पहुँच चुके हैं। अभी कुछ देर बाद यहाँ पर मरियम नवाज शरीफ पहुँचेंगी और हमारी इतलात के मुताबिक वहाँ यहाँ पर वो कसूर में जो उनके पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के टिकट होल्डर्स हैं या MNA MPs हैं उनसे भी मुलाकातें करेंगी और इसके अलावा जो सोशल मीडिया की टीम है उससे भी उनकी मुलाकात है। जी, तो मतलब इफ्तारी भी फिर उनकी यहीं होगी, तो क्या पंडाल में कोई एहतमाम है या कसूर में किसी रहनुमा के घर जाएंगी? लोग तो हमें ऑलरेडी बहुत सारे नजर आ रहे हैं। अभी इफ्तारी के हवाले से जो इंतजामात हैं, जो यहाँ पर कारकुन पंडाल में पहुंचे हैं उनके लिए यहीं पर इफ्तारी का इंतजाम किया गया है, जबकि मरियम नवाज शरीफ और जो दीगर पार्टी के रहनुमा हैं यहाँ पर मलक अहमद खान जो है वो मुंतखब हुए थे पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के MPA, तो वहाँ पर मुमकिन है कि उनके घर जो है वो मरियम नवाज शरीफ जाए। सही, ये मतलब ये मगरिब के बाद तक ये प्रोग्राम चलेगा या अभी जल्दी जल्दी वाइंड अप होने के इम्कानात आपको नजर आ रहे हैं? जी, जो इतलात थी उसके मुताबिक ये था कि मरियम नवाज शरीफ का जो खिताब है वो 5 बजे शुरू होकर 6 बजे तक तकरीबन खत्म हो जाना था। अभी कुछ देर बाद जो है मरियम नवाज शरीफ जो है वो पंडाल में पहुंच जाएंगी। ठीक, उस्मान जैसे वो आएंगी तो फिर हम आपको सर्टनली हम बराह रास्त दिखाएंगे, आपसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मजीद ले लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। अच्छा, नाउ सिंस उस्मान मेंशन्ड सम इफ्तारी का एहतमाम, तो फिर हम भी मतलब एक घंटे अब जब हम आखिरी घंटा ऑफ जियो पाकिस्तान में आ जाते हैं तो उस पर बात करनी होती है, लेकिन वो हम बाद में बात करेंगे बिकॉज थोड़ी सी और बातें हैं। जैसे कि आपको बताएंगे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि कौमी असम्बली में चीफ जस्टिस के इख्तियारात जो हैं वो महदूद करने के बिल की टाइमिंग एक सवालिया निशान है। इस बिल के बारे में सुप्रीम कोर्ट को एतमाद में लेने की ज़रूरत है। सदर ने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से इंटरव्यू में कही और जो कि आप 8 बजे देख सकेंगे। बिल पर दस्तखत करने के सवाल पर सदर मुमलिकत ने कहा कि बिल जब सामने आएगा तो ही फैसला कर सकेंगे। पाकिस्तान एक बहरान से गुजर रहा है, इस बहरान में उन्हें कोई मुस्बत किरदार अदा करना होगा। इस वक्त एक क्राइसिस है और उसमें ये बिल जो है इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ इट कुड हैव बीन बेटर है, मगर मैंने आम तौर पर लोगों का तजिया ये सुना कि कुछ ना कुछ इसको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से अपने आप को चलाती है उस सिलसिले में बहुत सारी राय सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आई और सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी दिनों से डिस्कशन हो रहा है, तो वो अपने एतबार से उनको भी कॉन्फिडेंस में लेकर ये मामला कर लेना चाहिए। कौमी असम्बली में तो अपोजिशन है नहीं है, तो वहाँ से तो ये पास हो जाएगा, फिर इसको सेनेट भी पास कर देगी, फिर जब ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पहुँचेगा तो वो दस्तखत नहीं करेंगे इस पर। मैंने अभी देखा नहीं है, मैंने इसको पढ़ दिया, जो ड्राफ्ट है कल परसों पढ़ लिया था। इसके अंदर क्या मॉडिफिकेशंस होती हैं तो ये प्रीमेच्योर होगा कहना कि क्या करूँगा मैं, मगर ये कि उसकी फ़ाइनल फॉर्मेट जब आ जाएगी दैट वुड बी वो अच्छा वक्त होगा कि सही डिसीजन कर लिया जाए। अलबत्ता मैं भी कोई जिस मुल्क के अंदर इतने क्राइसिस चल रहे हों उसके अंदर मैं भी एक
मस्बत रोल अदा करना चाहता हूँ, क्राइसिस क्रिएट नहीं करना चाहता, क्राइसिस सॉल्विंग मोड के अंदर हूँ। ऑलराइट, यू कैन आप देख सकेंगे 8 बजे रात को हामिद मीर साहब के साथ खसूसी इंटरव्यू। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मीर साहब कह रहे थे कि सदर साहब दस्तखत नहीं करेंगे, या फिर सजेस्ट कर रहे थे सदर साहब को कि दस्तखत नहीं करें आप, या फिर क्या? 8 बजे रात को आप देख लेंगे ना, आपको समझ आ जाएगी कि कौन क्या कह रहा था। ख्वाहिश का उनकी इजहार था ये। आओ इस पे तबसरा कर लेते हैं इस पे बैठ के। सदर साहब ने कहा कि वो बिल आएगा तो देखेंगे। चल लेट्स सी कि होपफुली ऐसा ही हो और मजीद कोई क्राइसिस ना हो। एनी हाउ, अभी आपके पास है कुछ हमें खाने पीने के हवाले से बताने जी के लिए? अगर अब्दुल्ला की तसल्ली होगी किसने क्या कहा था तो आगे चलते हैं। और खाने पीने का क्या मतलब, आपको पता है कि इफ्तार के हम जरा आइडियाज ही ले रहे होते हैं, एंड वी जस्ट लाइक टू नो व्हाट पीपल आर डूइंग अराउंड पाकिस्तान, क्या क्या हो रहा है। तो हमें मुल्तान से ज्वाइन कर रहे हैं ये जोधत कामरान। So we have not heard this. ये नाम जरा डिफरेंट है हमारे लिए। आप प्लीज बताइएगा, if you are Jodat, if there are other Jodats listening to us, tweet please tell us what does it mean. Over to you, Jodat. जी, माह रमज़ान में अफ्तार की रौनक समझे जाने वाली चीज़ें जिनमें समोसे पकौड़े शामिल हैं, मुल्तान में उनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। अगर मुल्तान में समोसे की कीमत की बात की जाए तो कुछ अर्से कबल 30 रुपये का एक समोसा मिलता था, वो 40 रुपये का कर दिया गया है। जो कुछ अर्से कबल 40 रुपये का एक रोल मिलता था, वो 60 रुपये का कर दिया गया है। अगर जलेबी की बात की जाए तो तकरीबन 350 रुपये किलो के हिसाब से मिलती थी, अब वो 500 रुपये किलो कर दी गई है। और जो पकौड़े 400 रुपये किलो के हिसाब से मिलते थे, अब उनकी कीमत 480 रुपये किलो कर दी गई। तो शहरियों का यहाँ पे कहना है कि अफ्तार अब सिर्फ उनके लिए एक गिलास पानी और खजूर ही रह गया है। उनका हुकूमत से मुतालबा है कि अफ्तार की जो रौनकें हैं जिनमें समोसे पकौड़े हैं, इनकी कीमतों में कमी लाई जाए ताकि वो भी अफ्तार को सही तरह से जो है कर सकें। जी, Thank you, Jodat, for reporting us from Multan. वो बच्चा जो समोसे तल रहा था ना, वो दोबारा दिखाना। वो तेल बहुत कम है, समोसे बहुत ज्यादा है। समोसा ना इस तरह टूट जाता है जितना उसको घुमाओगे। उमट के ये मुझे बच्चा जो है ना तजर्बाकार लग रहा है। हाँ तो पहुंचो फिर मुल्तान, हम इसको पकाना भी तेल जो है ना मुझे काफी दिन पुराना लग रहा है, ऐसा लग रहा है। अब देखो तेल बाय द वे, अब ये रोज रोज तेल बदला नहीं जाएगा प्लीज, जब तक वो डीजल की शक्ल नहीं बन जाएगा ना तो वो उसी तरह चलेगा। ये बाय द वे समोसा 40 रुपए का इसलिए क्योंकि वो बच्चा कम तेल इस्तेमाल कर रहा है। अदरवाइज आपको पता है कि बाकी पूरे मुल्क में 90 60 70 80 90 तक बात पहुंची हुई है। सो इसलिए ये 40 का समोसा है, इसकी वजह सिर्फ ये है। ऑलराइट, मेरा ख्याल है इफ्तारी आज इतनी ही काफी है। आगे अभी हम आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पेशावर हाई कोर्ट की खातून जस्टिस मुसर्रत हिलाली 1 अप्रैल को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का ओहदा संभालेंगी। दिस इज आइकॉनिक। वो मुल्क की दूसरी और पेशावर हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस खातून होंगी। 2009 की जजेस बहाली तहरीक में मुसर्रत हिलाली ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, जिनमें उनकी टांग भी टूट गई थी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा की पहली खातून चेयरपर्सन माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ ट्राइब्यूनल और खैबर पख्तूनख्वा की पहली खातून मुहतसिब भी रह चुकी हैं। पाकिस्तान की तारीख में जस्टिस सैयदा ताहिरा सफ्तर 2018 में बलोचिस्तान हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बनी थीं और अब ये दूसरी होंगी। You know, this is the change that we want to see around us. ये खबरें हमें बड़ी अच्छी लगती हैं और काश के इस किस्म की रोज़ हमारे पास कोई खबरें आए, एंड वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट। लेकिन हैट्स ऑफ टू ऑल दीज लेडीज़ बिकॉज दे आर पेविंग द वे फॉर अदर वुमेन इन पाकिस्तान। बहुत ज़बरदस्त बात है ये। अच्छा जी, इसके अलावा भी कुछ बातें हैं और अगर हम ब्रेक नहीं ले रहे तो हम जल्दी से कर लें, क्या ख्याल है? हाँ, इस वक्त PTI कारकुनों के खिलाफ आपको पता ही है क्रैकडाउन का सा चल रहा है मामला। इसे कानून में मान भी लिया जाए मगर तरीक़ाकार ज़रा दुरुस्त नहीं है वैसे, to be honest। इसीलिए बैरून मुल्क से भी आवाज़ें उठ रही हैं। हसन नियाजी और अजहर मशवानी, जिनका बाय अब तक कुछ पता नहीं है, राना सना कहते हैं PTI ने खुद छुपा के रखा हुआ है, PTI कहती है हमें पता नहीं है वो कहाँ है। ये अब बड़ा प्रोलॉन्ग हो रहा है मामला। मतलब अजहर मशवानी को अब कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए। That is too much and he is newly married and जाहिर है उनसे उनके सियासी नजरियात से इख्तलाफ हो सकता है, उनके अंदाज से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उठा लेना, हरकतों से इख्तलाफ हो सकता है। अब obviously we don't know किसने क्या किया है। This can be very traumatic. I'm sure this must be very traumatic for his family, for his newly wedded wife and इनके ओल्ड पेरेंट्स। और हसन नियाजी वकील और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के भांजे भी हैं, बाय द वे हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के साहबजादे हैं। इन पर पुलिस से हाथापाई और इश्तियाल अंगेज़ तकरीर के मुकदमात पहले ही हैं। ये पहले इस्लामाबाद, फिर कोयटा, फिर लाहौर और कराची में मुकदमात भुगत रहे हैं। इनकी रिहाई का अदालती हुक्म आ गया, लेकिन पुलिस के मुताबिक हसन का केस
लाहौर में चल रहा है और वापस लाहौर पुलिस के पास जाएंगे। दूसरा मामला तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम को लीड करने वाले अजहर मशवानी का है, जो 6 रोज से लापता हैं। कल आई वाज स्पीकिंग टू हफीजुल्लाह न्याई साहब एज वेल ऑब्वियसली, और उनसे कंडोल ही कर रहा था कि आई एम श्योर दिस मस्ट बी अ डिफिकल्ट टाइम। वो बेचारे कराची आ गए क्योंकि अब कराची में मामला चल रहे हैं। सो इस उम्र में बूढ़े वालिदैन को भी कहाँ कहाँ भटकना पड़ता है, भागना पड़ता है। वफाकी वज़ीर दाखिला से 2 दिन पहले जब इस मुताल्लिक पूछा गया तो उनका जवाब क्या था, ये सुन लीजिए अजहर मशवानी से मुताल्लिक। अब ये जो अजहर मशवानी से मुताल्लिक भी बता दें वो कहाँ है। बार बार पीटीआई पे, ट्विटर पे भी ये बात हो रही है, ओवरऑल हर पीटीआई रहनुमा भी बात कर रहा है। आपको कुछ पता है वो इस वक्त कहाँ पर है? ये मुझे पता है, इनके पास है, इन्हीं के पास है, इन्हीं के पास अगवा नहीं हुआ है, इन्हीं के पास है, इन्हीं के पास है। और उसे ये तो ऐसा ऐसा झूठा बयानियां करते हैं और उसके बाद फिर वो उस झूठ के ऊपर जो है वो जोर देते चले जाते हैं। राना साहब वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि ये इनके पास है। एक तो अगर इनके पास है एक होता है ना, हाँ इनके पास है, पता लगना चाहिए। नहीं, प्रूव इट। अगर आपको वाकई पता है कि उनके पास ही है, निकालें उन्हें तो जाके। आप बताएं, निकाल लें उनको वहां से। दूसरा, अगर वो कह देते हैं हमारे पास नहीं है, तो फिर भी हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी मिसिंग पर्सन को ढूंढा जाए, क्योंकि एफआईए ने बाज़ाब्ता बता दिया है कि अजहर हमारे पास नहीं उनके पास नहीं है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो लापता, अगर वो लापता अफराद की लिस्ट में है, तो उनको बाजियाब कराना किसका काम है? हुकूमत वक्त का काम है। सो हुकूमत वक्त को चाहिए। राना साहब इतने कॉन्फिडेंट है, राना साहब को इंटेलिजेंस आई एम श्योर किसी ने दी होगी, तो पुलिस को भेजें। जहां भी आपको शक है, जहां भी आपको शक है, रेड कराएं और निकलवाएं अजहर मशवानी को। मतलब फिर तो फिर झूठ और सच सामने आना चाहिए, फिर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। एब्सोल्युटली 5-6 दिन हो चुके हैं। अच्छा, तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली किसी भी इस बात को नहीं मान रही, उनका क्या कहना है जरा ये भी देखिए। 23 मार्च को, यही हमारे 2023 को 2 लोग एबडक्ट हुए लाहौर से। एक थे अजहर मशवानी और एक थे शाहिद हुसैन। शाहिद हुसैन साहब जो हैं उनको कल रिहा कर दिया गया है क्योंकि वो ब्रिटिश नेशनल थे। अजहर मशवानी जो हैं वो चूंकि चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड है, पाकिस्तानी है, इसलिए उसका कोई अता पता नहीं। हसान नियाजी जो है वो पाकिस्तान में आ गया, अहमकाना बात की उसने, बैरिस्टर था, बाहर रह जाता, ब्रिटिश नेशनलिटी ले लेता, कैनेडियन ले लेता, तो पाकिस्तान की रियासत भी उसकी इज्जत करती। आप मुझे बताइए ये किस कदर तकलीफ दे बात है कि हमारा मुल्क, हमारी हुकूमत, ममलिकत पाकिस्तान अपने शहरियों को किस तरह से ट्रीट कर रही है। तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ आज हुआ वो खुद हुकूमत में यही कुछ करती रही है। क्या कीजिए कि ऑपोजिशन में एक काम गलत और हुकूमत में वही काम ठीक हो जाता है। और ये ऐसा कल्चर है जिसे हर सूरत, ये दिस इज अ विशियस साइकिल, ये वर्लपूल है ये कभी। और आपको पता है कि अगर ये दोबारा हुकूमत में आए दोबारा यही करेंगे। अफसोस के साथ अफसोस की बात यह है कि ये जो आज इस मामले के अलम बरदार बने हुए हैं, क्या इन्होंने राना सनाउल्लाह समेत दीगर लोगों पे झूठे केसेस नहीं बनवाए, अंदर नहीं रखवाया, बेंचेस नहीं तोड़वाए? ये सारा कुछ किया ना। अब आज सर्टनली जब इन लोगों को साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का तासुर मिलता है तो हम यहाँ बैठ के आवाज़ उठाते हैं, पहले भी उठाते थे, लेकिन तब ये इस मामले पे आवाज़ उठाने वालों को गद्दार तक कहते थे। बहुत कुछ होता रहा है और हमें नज़र नहीं आ रहा कि ये ट्रेंड जो है ये रिवर्स होगा। एनीवे जी, इस पे बात करेंगे और मारूफ वकील और इंसानी हकूक़ की रहनुमा, समाजी कारकुन ईमान हाजिर मज़ारी हमारे साथ हैं। ईमान, ये बताइएगा कि गुज़िश्ता 3-4 हफ्तों में तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कुछ हुआ उस पर भी सवालात हैं, लेकिन जो हुकूमत ने क्रैकडाउन शुरू किया है उसका तासुर बड़ा गलत जा रहा है। तो अगर सब कुछ कानूनी भी हो, ये रवैया तो ऑब्वियसली ठीक नहीं है। ख़ास तौर पर हसान नियाजी का मामला बड़ा सीरियस है। आपको लगता है कि हसान के खिलाफ केसेस में कोई जान है? जी बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं बनता और ये वही कंटिन्यूएशन है इंतकामी कार्रवाई की। और जो हुकूमत में आता है वो यही इंतकामी कार्रवाइयाँ करता है। उन्हें परवाह इस बात की नहीं होती कि कल वो हुकूमत में नहीं होंगे और फिर यही साइकिल रिपीट होता जाता है। और मल्टीपल जुरिस्डिक्शंस में किसी के खिलाफ सेडिशन के पर्चे काटना, ये तो एक बहुत पुरानी टैक्टिक है। अच्छा चलें, हसान का तो पता है ना कि वो कहाँ है, मतलब नज़र भी आ गए। दूसरा मामला है अजहर मशवानी का। हुकूमत और हुकूमती इदारे बता रहे हैं कि उन्हें कोई खबर नहीं है। अब उल्टा वो कह रहे हैं जी पीटीआई के अपने पास है, स्टेटस उनका मिसिंग पर्सन वाला ही सर्टनली अब बनता है। तो क्या इस सूरत में भी उनकी बाजियाबी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है?
जी, इनकी बाजियाबी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और जिस अदालत ने इनके हक से भेजा की दरख्वास्त ज़ेरे समात है, ये उस अदालत की भी जिम्मेदारी है कि वो उनकी बाजियाबी को यकीनी बनाए। तो हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और मेरी जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच है उसमें आकर FIA के जो अहलकार हैं उन्होंने कहा है कि अज़हर मशवानी हमारी तहवीज़ में नहीं है। तो फिर जाहिर सी बात है वो एक मिसिंग पर्सन ही है जब तक उसके स्टेट या वेयर अबाउट स्टेट नहीं होते। अच्छा, अब ये तो खैर दोनों केसेस की हमने बात कर ली। ईमान, ये बताएं कि अब जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अफसोस ये है कि पहली बार नहीं हो रहा है, ये होता रहा है। मौजूदा हुकूमत हो या गुज़िश्ता हुकूमत, सियासी मुखालफीन के खिलाफ मखसूस कवानीन का इस्तेमाल और इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं वो मामूल बन चुका है। डू यू सी इट चेंजिंग? आपको लगता है कि ये अब चीज़ें, इनका खात्मा होगा, एक नई तरीके से चीज़ें स्टार्ट होंगी, या कोई उम्मीद नहीं है? इसका खात्मा उस वक्त होगा जहां हम सिर्फ सियासी इंतकाम की बात नहीं करेंगे, बल्कि जो हमारे सहाफ़ी हैं, हमारे एक्टिविस्ट हैं, आपको पता है ये प्रैक्टिस बलोचिस्तान में, सिंध में, KP में, फॉर्मर फाटा में बहुत तेजी से ये हो रही थी प्रैक्टिस जबरी गुमशुदगियों की और इस तरह के फेक केसेस की। आज भी इस तरह के फेक केसेस गुललाई इस्माइल के वालिदैन के खिलाफ पेंडिंग है। तो सियासतदानों को भी एहसास होना चाहिए कि वो सिर्फ इस इंतकामी कार्रवाई से अपने आप को खतरे में नहीं डालते, बल्कि जो पूरी सिटीजनरी है उनके राइट्स को मजीद डेंजर में डालते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ईमान नाज़िर मज़ारी हमारे साथ मौजूद थी और सर्टनली वो भी यही कह रही थी कि पहले भी होता रहा, अभी भी ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यूएशन ही है। मतलब पहले यही लोग जो आज इन मामलात के खिलाफ बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, बता रहे हैं कि जनाब हमारे जो बैरून मुल्क मौजूद कारकुनान हैं किस तरह वहाँ मौजूद सेनेटर्स और अरकान पार्लियामान और इंसानी हकूक़ की तंजीमों से रब्ता कर रहे हैं। लेकिन जब ये जिम्मेदार थे और ये अथॉरिटी की पोजीशन में थे तो इतना कैजुअली कह देते थे इनसे। आपको याद होगा ना ओपी का ऑर्डिनेंस वाला मामला, जिससे याद है जिसमें कहा था कि अगर महीना कोई अंदर हो छूट जाएगा, 6 महीने और जिसमें कोई इल्जाम ना हो तो फिर छूट जाएगा। ऐसा तो हो जाता होता है। मतलब कोलैटरल डैमेज में इन चीजों को डाल दें। अगर ये थॉट प्रोसेस है सारों का तो कुछ नहीं बदलेगा। और मैं आपको बताऊं, अगर चीजें बदल भी गई ना तो कोई मानेगा भी नहीं। इट विल टेक अस, I don't even know, maybe decades and दहाइयाँ हमें लगेंगी कि हमारा फेथ जो है वो दोबारा रिस्टोर हो, कि अब हम मानेंगे कि कुछ चेंज हो रहा है, कुछ ठीक हो रहा है। अदरवाइज नॉट। अच्छा, जो नौजवान आजकल बड़े एंथुसियास्टिक है ना, उन बड़े अच्छी बात है एंथुसियास्टिक, लेकिन सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि ये आज बैठे हुए इन कार्रवाइयों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना, ये अगर दोबारा बरसर इक़्तिदार आएंगे ना, ये फवाद चौधरी यही बैठे हुए इन कार्रवाइयों की तौजीहात और एक्सप्लेन कर रहे होंगे जैसे कि पहले किया करते थे। सुन लें, ये दोबारा करेंगे ऐसे। ओहो, फवाद चौधरी एक दफ़ा अपने आप को दोबारा सुन लेंगे, आपने इधर क्या कहा है। और उसके बाद वो भी हमने देखा कि जब आपको अंदर कर दिया था तो आपकी क्या हालत थी एक दिन के अंदर। तो लिहाजा अपने आप को जरा रखा करें उस सिचुएशन में और फिर बात किया करें। इन एनी केस, if he comes again someday back into power and in the position of an authority, he would still do the same and say the same जो अभी हमने क्लिप चलाया। और वो कहेंगे कि हालात का तकाजा है, वक्त की ज़रूरत है, और ये तो दुनिया में होता ही है। कानून को कैसे, कानून की अमलदारी फिर कैसे मुमकिन तो वो जो उम्मीद से ये बात स्टार्ट की थी ना, थिंग्स विल चेंज एंड एवरीथिंग, नहीं होने वाला। प्लीज डोंट वेट फॉर इट। वो जो निज़ाम की तब्दीली के वादे और वो जो लोगों को उम्मीदें हैं ना, वो कभी नहीं पूरी हो सकती हैं।